हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज मुद्दसिर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, सो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 एमसीक्यूज डेली ऑन पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है? यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ओके, सो ये 2 PM का जो एमसीक्यू क्लास रहता है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहते हैं। ठीक है, आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। सो आजकल 2021 के एमसीक्यूज हो रहे हैं और 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप इसको अटेंड करिए। अगर आपने इसको अटेंड नहीं किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया फिर। ठीक है, सो इसलिए आप इसको अटेंड करिए और अपने कंसेप्ट जो है, जो मतलब पिछले बार पेपर्स में क्वेश्चंस आए थे, तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे। मतलब हो सकता है कि उन्हीं में से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, सो आप इसको डेली अटेंड कीजिए। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम होगा। ओके, सो ये कुछ क्लासेस है प्लेटफॉर्म की तरफ से, इनको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। उसके बाद आप थम्स अप करिए। देन वी विल बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। तो सब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो और खुद भी लाइक कर लो। ठीक है, सो देखो यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट हम सिखाते हैं ना, कितना टाइम लगता है आपको। मतलब ऐसे एग्जाम में, जब आप एग्जाम में जाओगे तो एग्जाम में आपको कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। ठीक है, कि यहाँ पे आपको मतलब डेली आप जब अटेंड करोगे आपको थोड़ा सा टाइम के बारे में पता चलेगा कि यानी मुझे कितना टाइम देना है, स्पेशली पेपर 1 के लिए। ठीक है, सो आई होप सबों ने शेयर किया है। ठीक है, सब शेयर कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो आप। यस, सो मैक्सिमम का थम्स अप आ गए। देन लेट्स बिगिन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। सो ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1। इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। Consider the argument provided below. Sound is impermanent because it is invisible. Identify the fallacy involved in the above argument on the base of Indian logic. यानी इंडियन लॉजिक की बेस पे आपको देखना इसमें आर्ग्यूमेंट कौन सा यूज हुआ है, जो ऊपर स्टेटमेंट है। साउंड इज इम्परमानेंट बिकॉज इट इज इनविजिबल। यानी जो साउंड है, आवाज जो है, वो इम्परमानेंट होती है क्योंकि ये इनविजिबल होती है, इसको ये दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फैलेसी पता नहीं कौन सी फैलेसी यूज हुई है। सो ए है फैलेसी ऑफ इररेलेवेंट रीजन, बी है फैलेसी ऑफ रॉन्ग असर्शन, सी है फैलेसी ऑफ ट्राइवियल रीजन, डी है फैलेसी ऑफ कंट्राडिक्टरी रीजन। सो आप सब आंसर कर लो, आपके पास टाइम है। 1 मिनट में हर एक क्वेश्चन का ले लूंगा। ठीक है, जहां मुझे लगे कि यानी 1 मिनट से कम लेना पड़े तो उस वक्त हम 1 मिनट से कम ले लेंगे। ओके, चलो सब आंसर कर लो, सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा। देखो इंडियन लॉजिक एंड रीजनिंग जो आता है ये इसी में आता है। ठीक है, सो आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट। ठीक है, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, फैलेसी ऑफ इररेलेवेंट रीजन, यानी ये एक इररेलेवेंट रीजन है। ठीक है, कैसे ये देखते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम इनविजिबल की बात करेंगे कि तो जो इनविजिबिलिटी है, इनविजिबिलिटी किस में आती है? ये आती है यानी ये इररेलेवेंट रीजन है। ठीक है, अगर हम साउंड की बात करें कि साउंड जो कंक्लूजन है, साउंड जो होती है ये इम्परमानेंट जो बोला गया है ना, तो ये कंक्लूजन क्या है? साउंड जो है वो इम्परमानेंट है। ठीक है, बट यहाँ पे ये जो रेलेवेंट क्या है? इनविजिबल। तो ये हम नहीं बोलेंगे कि इनविजिबल, मतलब ये इररेलेवेंट टर्म है, दैट इज व्हाई इट इज इररेलेवेंट रीजन। ओके, सो फैलेसी ऑफ इररेलेवेंट रीजन। जैसे एयर है बट
एयर जो है वो इनविजिबल है ना, बट वो मतलब जो एयर है वो परमानेंट होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना आप। सो इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो यहाँ पे इनविजिबल कहा गया है कि साउंड जो है इनविजिबल, तो दैट मीन्स कि ये इररेलेवेंट टर्म यूज हुई है, दैट मीन्स वी कैन से हियर इट इज फैलेसी ऑफ इररेलेवेंट रीजन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ए गुड कम्युनिकेटर शुड फॉलो। एक गुड कम्युनिकेटर जो अच्छा बोलने वाला होगा उसको कैसे प्रिंसिपल्स अपनाने होंगे, अडाप्ट करने होंगे, ठीक है। ए, ही शुड स्टे ऑर्गेनाइज्ड, क्या वो ऑर्गेनाइजर होना चाहिए। बी, ही शुड अवॉइड द यूज ऑफ विजुअल्स। सी, ही शुड बी अथॉरिटेरियन। डी, ही मस्ट एडजस्ट टू द मीडियम। ई क्या है, ही शुड प्रेफर द मेथड ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो यहाँ पे आपको कोड में चूज करना है। ए, बी, सी एंड डी में कोड में दिए गए हैं। ए में ए, बी एंड सी, बी में बी, सी एंड ई, सी में बी, डी एंड ई, डी में ए, डी एंड ई। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। चलो, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। देखो ये 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। सो इसलिए आपको ऐसे ही मेहनत करनी है, हार्ड वर्क बहुत करनी है आपको, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। तो आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ए, डी एंड ई। देखो ए, ही शुड स्टे ऑर्गेनाइज्ड, यानी वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होना चाहिए, ठीक है। डी है, ही मस्ट एडजस्ट टू द मीडियम, यानी वो मीडियम के साथ, यानी लैंग्वेज के साथ, लैंग्वेज उसकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश मीडियम होगा तो इंग्लिश के साथ अच्छा होना चाहिए उसका, अगर हिंदी मीडियम होगा तो हिंदी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सो ये मीडियम जो लैंग्वेज होगी तो लैंग्वेज उसका होना चाहिए, मतलब अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग मतलब कम्युनिकेटर, यानी जो कम्युनिकेटिव होगा, जिसके साथ वो बातचीत करता होगा, ठीक है, उनके साथ थोड़ी मिलती होगी। तो ई पार्ट क्या है, ही शुड प्रेफर द मेथड ऑफ स्टोरी टेलिंग, तो उसको बताने हैं थोड़े से स्टोरी, मतलब टेलिंग जैसे बताते हैं वैसे उसको बातचीत करनी होगी, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट, यानी ही शुड अवॉइड द यूज ऑफ विजुअल्स, तो ये हम फॉलो, ये बताएंगे नहीं हम विजुअल्स को, हमें क्या करना है। ही शुड बी अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन भी नहीं, मतलब ये भी हम क्या बोलेंगे कि मतलब अथॉरिटेरियन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मतलब ये हम नहीं कहेंगे कि कम्युनिकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपस में, ठीक है। सो ये हम बोलेंगे कि नहीं ऑर्गेनाइजर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, जो वर्ड्स वो बोलेगा वो ठीक होने चाहिए, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन लिसनर। नॉन, एक होता है लिसनर यानी सुनने वाला, नॉन लिसनर होता है यानी जो सुनता नहीं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बोलता हूं तो ये जो सुनता है दैट इज लिसनर, अब जो नहीं सुनता दैट इज नॉट नॉन लिसनर, ओके। सो इसके कैरेक्टरिस्टिक बताने आपको, इनमें से चूज करना है। ए है, इज एंगेज इन इंफॉर्मेशन अदर देन द वन नीड। बी है, रिसीव्स इंफॉर्मेशन विदाउट प्रोसेसिंग द सिग्निफिकेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन। C, looks into the relevance of the information for understanding its implication. D, pays heed to the communicated information occasionally. So यहाँ पे आपको बताना है नॉन लिसनर का कैरेक्टरिस्टिक एक बताना है, ओके। सो सब आंसर कर लो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो सब। सो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपकी स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट क्या इज एंगेज इन इंफॉर्मेशन अदर देन द वन नीड।
यानी नॉन लिसनर वो होता है जो एंगेज रहता है किसी इंफॉर्मेशन के साथ या जो दूसरे को जरूरत होती है, बट इसमें नॉन लिसनर एंगेज रहता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो जो नॉन लिसनर होता है वो एंगेज रहता है कि इंफॉर्मेशन के साथ, यानी जो दूसरे को जरूरत होती है, बट इसमें नॉन लिसनर मतलब एंगेज रहता है उस इंफॉर्मेशन के साथ, नॉन लिसनर एंगेज रहता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। तो चलते हैं क्वेश्चन 4 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्जिनल लिसनर। जो मार्जिनल लिसनर होगा उसका आपको कैरेक्टरिस्टिक बताना है। A is engaged in information other than one need. B receives information without processing the significance in the context of communication. C looks into the relevance of the information for understanding its implication. D pays heed to the communicated information occasionally. चलो आप सब आंसर कर लो। वेरी गुड, सबको का आंसर आना चाहिए। आपके पास टाइम है तो आंसर कर लो तुरंत। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। पेज हीड टू द कम्युनिकेटेड इंफॉर्मेशन ओकेजनली, यानी मार्जिनल लिसनर जो होता है वो ज़्यादा मतलब कम्युनिकेट मतलब करता है ज़्यादा। ठीक है, हाँ एक सेकंड रुको आप। वो ज़्यादा मतलब अटेंटिव रहता है इंफॉर्मेशन की तरफ, यानी कम्युनिकेशन में वो ज़्यादा अटेंटिव रहता है। ठीक है, हाँ ये ध्यान में रखना आप। यानी यहाँ पे आप ध्यान में रखना कि जो मार्जिनल लिसनर होता है वो अटेंटिव रहता है कम्युनिकेशन में। ठीक है, बट ओकेजनली मीन्स कि यानी कभी कभार। ठीक है, हाँ अक्सर नहीं हम बोलेंगे, यानी कभी कभार वो मतलब क्या करता है, वो ज़्यादा अटेंटिव रहता है किसकी तरफ, पेज हीड मीन्स कि वो अटेंटिव रहता है। ठीक है, यानी तवज्जो देता है ज़्यादा किसकी तरफ, जब उसको कम्युनिकेशन करनी होती है या स्पेशली जब उसको इन्फॉर्मेशन हासिल करनी होगी तो वो कभी कभार वो हासिल करता है। दैट इज मार्जिनल लिसनर। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 5 पे, इसको पढ़ लो आंसर कर लो। विच आर द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवेलुएटिव लिसनर। इवेलुएटिव लिसनर के कैरेक्टरिस्टिक बतानी है आपको, यानी इन्हीं में से आपको बताना है। चलो आप आंसर कर लो सब। इवेलुएटिव लिसनर की आपको कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बी पार्ट क्या, रिसीव्स इंफॉर्मेशन विदाउट प्रोसेसिंग द सिग्निफिकेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन। यानी इवैल्यूएटिव लिसनर उसको बोलते हैं हम जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है मतलब उसको उसकी अहमियत देखने के बगैर ही। ठीक है, अगर हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे, जब वो इंफॉर्मेशन लेता है, रिसीव करता है,
तो विदाउट एनी सिग्निफिकेंस वो मतलब देखता है, उसको रिसीव करता है, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को, कि वो ये नहीं देखता है कि मतलब ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, ठीक है, वो सिग्निफिकेंस नहीं देखता है इसको। तो दैट इज इवेलुएटिव लिसनर, यानी वो जो लिसनिंग इन्फॉर्मेशन की होती है वो इवेलुएट करता है, वो ये नहीं बोलता है कि ये मेरे लिए है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है आप क्या पढ़ते हो, आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करते हो, ठीक है, अब कोई और होगा जो जेई का प्रिपरेशन करता है, जो नीट के लिए प्रिपरेशन करता है, वो आता है और वो ये नहीं बोलता कि ये मेरे लिए क्या है, मतलब मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, वो इसको लेता है, वो अपने माइंड में रखता है कि, यानी वो याद में रखे कि इवेलुएटेड लिस्टर किसको बोलेंगे, उसने ये क्वेश्चन देखा, अब मैंने बोला उस मतलब ये इवेलुएटेड लिस्टर क्या है, बट ये उसके लिए इम्पोर्टेंट, ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, ये यूजीसी नेट स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि जो अदर होगा, यानी जो नीट वाला जेई वाला होगा, सो ये इसके लिए इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो तब भी इसको लेता है, इसको रिसीव करता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 6 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिव लिसनर। अब आपको एक्टिव लिसनर की बतानी है कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है। चलो सब आंसर कर लो, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गए, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, हाँ, बी पार्ट, ठीक है। लुक्स इनटू द रेलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग इट्स इम्प्लीकेशन। सो जो एक्टिव लिसनर होता है वो देखता है कि ये मेरे लिए रिलेटेड रिलेवेंट है या नहीं है। जैसे इवेल्युएटिव लर्नर लिसनर होता है वो ये नहीं सोचता कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, बट जो एक्टिव लिसनर होता है वो देखता है ये कि ये मेरे लिए रिलेवेंट है ये इंफॉर्मेशन या नहीं है, यानी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। दैट इज एक्टिव लिसनर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो आप है, आप एक्टिव लिसनर है अभी, क्योंकि आपके लिए जो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन उनके लिए है, ठीक है, ये कम्युनिकेशन अभी उनके लिए हो रही है, तो ये आपको कहेंगे हम एक्टिव लिसनर, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। In the context of a classroom teaching, smiles or frowns when used as non-verbal cues tend to perform which of the following basic functions। यानी अगर हम क्लासरूम टीचिंग की बात करेंगे, जब स्माइल्स आते हैं, चाहे स्टूडेंट के चेहरे पे आता है या टीचर के स्टूडेंट पे चेहरे पे आता है, तो उस वक्त ये नॉन वर्बल क्यूज जो इस्तेमाल होते हैं, यूज होते हैं, है ना, डिफरेंट फंक्शंस के लिए। तो यहाँ पे बेसिक फंक्शन कौन सी होती है, उसमें ए है कंट्राडिक्टिंग द वर्बल क्यू फंक्शन, क्या वर्बल क्यू फंक्शन होती है, रेगुलेटिंग द वर्बल क्यू फंक्शन, सी है सब्स्टिट्यूट फंक्शन, डी है सप्लीमेंट फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे आप आंसर कर लो सब। हाँ, स्माइल्स होते हैं, इन्हें जो हम स्माइल करते हैं। फ्राउनस होता है कि यानी जो डिसअप्रूवल होता है, फॉर एग्जांपल हम कभी सर को हिलाते हैं, है ना, या अपने चेहरे पे मतलब वो थोड़ा सा एंग्रीपन दिखाना, ठीक है। सो दैट इज फ्राउनस। ओके, मतलब ये भी फेशियल एक्सप्रेशन है, दोनों फेशियल एक्सप्रेशन है। स्माइल भी है फेशियल एक्सप्रेशन, फ्राउन भी है फेशियल एक्सप्रेशन। अब फ्राउन क्या है कि यानी वो एक तरीके के डिसअप्रूवल दिखाना, कि यानी आप इसको अप्रूव नहीं करते अपने चेहरे से, अब मतलब थोड़ा सा वो दिखाते हैं, वो डिफरेंट सा, यानी स्माइल का अगेंस्ट हम बोलेंगे। तो जब हम ये नॉन वर्बल यूज करते हैं तो कुछ एक बेसिक फंक्शन होती है उसकी, तो क्या होती है वो सी पार्ट आएगा, सब्स्टिट्यूट फंक्शन, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना आप।
चलो, सब्स्टिट्यूट फंक्शन मीन्स की यानी फॉर एग्जांपल मैंने अभी स्माइल किया है, किसी ने टीचर ने स्माइल किया है, उसके बाद टीचर ने कोई क्वेश्चन पुट आउट किया क्लासरूम में, तो स्टूडेंट्स को पता नहीं है, पढ़ा के फिर स्टूडेंट्स को पता नहीं है, तो दैट मीन्स वो डिफरेंट उस वक्त यूज करेगा अपना फेशियल एक्सप्रेशन, दैट इज फ्राउन्स, ठीक है, फ्राउन वो करेगा यूज, सो दैट इज सब्स्टिट्यूट फंक्शन, ठीक है, मतलब एक से एक बढ़कर वो यूज करेगा अपने फेशियल एक्सप्रेशन, सो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट फंक्शन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। Which of the following element is a good classroom communication should adopt? यानी यहाँ पे आपको बताना है कौन से एलिमेंट्स जो है एक गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन में हमें अडाप्ट करने होंगे, ठीक है, यानी हमारा जो क्लासरूम होगा वो अच्छा होना चाहिए। सो हमें कौन से अडाप्ट करने, कौन से एलिमेंट्स हमें अडाप्ट करने हैं यहाँ पे बताना आपको। ए है कंक्रीटनेस, बी है कर्टसी, सी है फिलिबस्टरिंग, डी है फंक्शनलाइजेशन, सी है ई है कोहेरेंस। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। यहाँ पे आपको चूज करना है कोड। सो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ए बी ई, है ना। सो ये एक सेकंड आप रुको। चलो, सो ए बी ई क्या है। ए है कंक्रीटनेस, सो कंक्रीटनेस होने चाहिए, है ना। सो कंक्रीटनेस का मतलब क्या है, यानी जो हमारे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी जो कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स यूज करते हैं वो एविडेंट होनी चाहिए, यानी ठीक है। तो ये फैक्ट्स और फिगर्स के बेस पे होने चाहिए, दैट मीन्स कंक्रीटनेस, ठीक है। इस तरह उसमें होना चाहिए बी कर्टसी, ठीक है। सो कर्टसी का मतलब है कि यानी पोलाइट होने चाहिए, हमारे वर्ड्स जो पोलाइट होने चाहिए, रेस्पेक्टफुल होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए, ओके। इसी तरह कोहेरेंस क्या है। कोहेरेंस मीन्स कि यानी लॉजिक होना चाहिए, जो हम बातें करेंगे या जो हम कम्युनिकेशन करेंगे क्लासरूम में, जो मतलब इंफॉर्मेशन हम दे देंगे स्टूडेंट्स को, सो वो क्या होनी चाहिए, वो लॉजिक के बेस पे होनी चाहिए, ठीक है, सिक्वेंशियल होनी चाहिए, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। तो थोड़े से देखते हैं हम, ये 7 C's है कम्युनिकेशन के, यानी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स है ये 7 C's। इसमें थे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, है ना। तो 7 है। एक फर्स्ट है क्लैरिटी, यानी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपके मतलब मैसेज क्लियर होनी चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए। कंसाइजनेस होनी चाहिए। कंसाइजनेस मीन्स के यानी टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। जो आपकी इंफॉर्मेशन या जो आप बोलते हो वो टू द पॉइंट होने चाहिए, है ना। इररेलेवेंट वर्ड्स हमें यूज नहीं करने यहाँ पे, ठीक है। हाँ, जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसमें इररेलेवेंट वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। कर्टसी क्या होता है, जो मैं अभी बोल रहा था, कर्टसी मीन्स के रेस्पेक्टफुल होने चाहिए, पोलाइट या ऑनेस्ट होना चाहिए। कंक्रीटनेस का मतलब क्या है कि यानी एविडेंट होना चाहिए, उसमें उसकी कोई यानी एविडेंस होनी चाहिए, या फैक्ट के बेस पे होने चाहिए, कोई या फिगर के बेस पे होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कोई सपोर्ट उसका जरूरी होना चाहिए, दैट इज कंक्रीटनेस, ओके। सो कोहेरेंट का मतलब कि मैं अभी बोल रहा था कि यानी लॉजिक होना चाहिए, लॉजिक की बेस होनी चाहिए। इस तरह कंप्रेहेंजन का मतलब क्या है कि यानी वो अंडरस्टैंड होने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, ठीक है। जो मैं बोलता हूँ आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज द गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कंप्रेहेंजन, समझ में आना चाहिए दूसरे को जो बोलता है। एंड कंप्लीटनेस और कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। जो भी मैं बोलता हूँ वो कंप्लीट, जैसे मैंने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन 7 C's बताए आपको, ये 7 बताए। अगर मैं अभी 3 ही बता देता, ठीक है, तो आप ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी, ओके। सो आई होप यू गॉट इट।
सो चलते क्वेश्चन 9 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। इफ ड्राइवर इज इक्वल 12, गवर्नमेंट इज इक्वल 20, बिलीव इट इज इक्वल 16, देन बैट इज इक्वल, ठीक है। सो सब आंसर कर लो। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। चलो सब आंसर कर लो, बहुत अच्छा तुरंत आंसर आना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट क्या है 6, ठीक है। कैसे, जैसे ड्राइवर है, ये कितने अल्फाबेट्स है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 इंटू 2 किया गया है या डबल किया गया है, ऐसे 6 इंटू 2 किया गया तो वो 6 2 12, तो ऐसे या बोलेंगे हम 6 + 6 कितने हो गए 12, ठीक है। ऐसे गवर्नमेंट के कितने अल्फाबेट्स है, इसमें 10 है तो 10 + 10 हो गए 20 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 + 10 हो गए 20, या 10 इंटू 2 हो गए 20। इस तरह बिलीव्ड में कितने हैं 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मल्टीप्लाई 2 करना है तो वो 16 बन गया, या 8 + 8 हो गई 16। तो इस तरह बैट में क्या है 6 है, 3 अल्फाबेट्स है, सो BAT, सो 3 इंटू 2 किया गया तो 6 बन गया, ठीक है। या हम बोलेंगे 3 + 3 = 6, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते क्वेश्चन 10 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोस्टली, सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है ये बताना आपको। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बताना आपको क्या होती है, ठीक है। मैकेनिकल होती है, ऑर्गेनिक होती है, अनस्ट्रक्चर्ड होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट क्या है अनस्ट्रक्चर्ड, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है अनस्ट्रक्चर्ड क्यों होती है, देखो जो हम वर्बल कम्युनिकेशन बोलेंगे तो उसमें वर्ड्स यूज होते हैं ना, इन्हें स्ट्रक्चर्ड यानी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होते हैं वर्ड्स यूज, ठीक है, मीनिंगफुल यूज होते हैं। सो नॉन वर्बल में क्यूज यूज होते हैं तो वो अनस्ट्रक्चर्ड रहते हैं, यानी विदाउट वर्ड्स रहते हैं, ठीक है। सो बॉडी लैंग्वेज यूज होती है, ठीक है, इस तरह जेस्चर्स यूज होते हैं, आई कांटेक्ट, इस तरह पोस्चर यूज होते हैं, टोन ऑफ वॉइस यूज होता है, फेशियल एक्सप्रेशन यूज होते हैं। सो ये स्ट्रक्चर्ड नहीं होते, ये अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। सो इसलिए हम बोलते हैं कि यानी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो अनस्ट्रक्चर्ड होती है, वर्बल कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर्ड होती है, ओके। सो इस तरह ऑर्गेनिक जो होती है ऑर्गेनिक कम्युनिकेशन, ये मतलब ड्यू टू कोलैबोरेशन होती है। ऑर्गेनिक कम्युनिकेशन जो होती है वो कोलैबोरेशन से होती है, ठीक है। तो तभी हम मतलब ये नहीं बोलेंगे, ठीक है, हाँ। सो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ओके। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको पढ़ो और आंसर कर लो। कंसिडर द एग्जाम्पल प्रोवाइडेड बिलो, यानी यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है, इसको आप कंसिडर कर लो, ठीक है। दिस गवैया इज लाइक माई काउ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच मीन्स ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे आपको बताना है गवैया जो है ये एक मतलब एग्जाम्पल है कि गवैया जो है ये मेरी गाय जैसी है, ठीक है। सो ये किसकी एग्जाम्पल है, किस नॉलेज किस प्रमाणक की एग्जाम्पल है। ए कंपैरिजन, बी ए इम्प्लीकेशन, सी ए परसेप्शन, डी ए इन्फरेंस। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। गवैया जो है ये एक एनिमल है, ठीक है, हाँ, यानी गयाल
का एक संस्कृत वर्ड है, सो जो गयाल काउ के लिए इस्तेमाल, गयाल गाय के लिए इस्तेमाल यूज़ होती है ये, ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। सो गवैया जो है ये काउ जैसी होती है, ठीक है। अब इसको मतलब बोला गया कि ये मेरी गाय जैसी है, तो यहाँ पे आपको बताना आप कौन सा प्रमाण यूज़ हुआ है। ओके, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट क्या, कंपैरिजन, यानी जो गवैया है उसको बोला गया ये मेरी गाय जैसी है, तो ये एग्जाम्पल किसके, कंपैरिजन, यानी यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो देखते हैं गवैया जो है ये एक संस्कृत वर्ड है जो एक एनिमल के लिए यूज होती है, गयाल काउ के लिए, ठीक है। ये मार्शी लैंड में यानी दलदल में रहती है, ठीक है, जो दलदल जैसा लैंड रहती है, तो दलदली लैंड जिसको बोलते हैं मार्शी लैंड, तो उसी में ये गयाल काउ रहती है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। Which of the following is generally associated with the domain name of an educational institution? यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का डोमेन नेम क्या रहता है, ठीक है, ये बताना आपको। ए है .org, बी है .edu, सी है .com, डी है .inst। चलो सब आंसर कर लो। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, .edu, यानी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यूज करते हैं डोमेन नेम वो है .edu। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। .inst नहीं आएगा, ठीक है। सो इसका .edu यूज होता है। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। आइडेंटिफाई द एनकम्पासिंग टर्म दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स टू कंडक्ट ए कंपनीज बिजनेस। यानी यहाँ पे आपको बताना है कि यानी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स पे यानी जो कंपनी का बिजनेस होती है, यानी ठीक है, मतलब जो कंपनी की बिजनेस होती है, तो उसके लिए एक टर्म यहाँ पे यूज होती है, तो वो कौन सी है। ए है ई बिजनेस, बी है ई कॉमर्स, सी है ई मार्केटिंग, डी है ई गवर्नेंस। सब आंसर कर लो। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो और आंसर कर लो। टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ई कॉमर्स, यानी ई कॉमर्स जो यूज होती है ये टर्म ई बिजनेस के लिए यूज होती है। नहीं, यहाँ पे ई बिजनेस भी आ सकता है, बट यहाँ पे हम ई कॉमर्स को लेते हैं, ठीक है। सो ये मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ई बिजनेस भी आएगा, बट अगर ई कॉमर्स नहीं तो ई बिजनेस भी आएगा, बट यहाँ पे ई कॉमर्स है तो हमें लेना है बी पार्ट को। तो बी पार्ट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलिए क्वेश्चन 14 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, यानी सेकेंडरी स्टोरेज इनमें से कौन से नहीं है, ठीक है। ए है रैम, बी है फ्लॉपी डिस्क, सी है ऑप्टिकल डिस्क, डी है फ्लैश ड्राइव। चलो कर लो आंसर सब। देखो आप अपनी नोटबुक पे भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। सो फिर इन्हें टोटल 20 क्वेश्चन जब हो जाएंगे, फिर आप मतलब हर एक क्वेश्चन जो आपका ठीक होगा हो जाएगा उसको टिक करो, ठीक है। जो गलत होगा उसको क्रॉस मारो,
फिर देखो कितने आपके ठीक होते हैं और कितने आपको अभी भी हार्डवर्क करनी है, क्योंकि अभी भी टाइम है, अभी भी आप कर सकते हो। ठीक है, यस। अभी फिर रिविजन कर लो। ठीक है, जो टॉपिक आपको मतलब अच्छे से समझ में नहीं आ गया उसको दोबारा पढ़ लो। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। रैम, रैम जो है ये प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। तो तभी इसको हमने यहाँ पे ऑप्ट किया है कि यानी ये वाला करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 15 पे इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। चूज अ सेट ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आपको बताना है यहाँ पे कौन कौन है। ए यूरानियम, नेचुरल गैस, सॉइल। बी है नेचुरल गैस, यूरानियम, फॉस्फेट्स। सी है पेट्रोलियम, यूरेनियम, जियोथर्मल एनर्जी। डी है शेल गैस, यूरेनियम, सॉइल। सब आंसर कर लो। वेरी गुड। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, नेचुरल गैस, यूरेनियम, फॉस्फेट्स। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं इन्हें जो हम दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिसको हमने एक बार इस्तेमाल किया उसके बाद हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, रीयूज नहीं कर सकते उसको। ठीक है, यानी वो सोर्सेज जो हम रिप्लेस नहीं कर सकते या रीयूज नहीं कर सकते हैं, एक बार वो डिस्ट्रॉय हो गया दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सॉरी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स अब आपको खुद ही समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे नेचुरल गैस जो है, यूरेनियम जो है, फॉस्फेट जो है, ये हम एक बार इस्तेमाल करें तो दोबारा वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक बार डिस्ट्रॉय हो गए तो दोबारा उसको इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं। सो यहाँ पे ए पार्ट में भी यूरेनियम और नेचुरल गैस है और सॉइल भी है। ठीक है, सो सॉइल ध्यान में रखना क्योंकि थोड़ा सा एक इससे दे दिया रिन्यूएबल। ठीक है, सो ये ध्यान में रखना आप। सो मतलब हर एक में है, जैसे यहाँ पे शेल गैस है, ये भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, यूरेनियम भी है, बट सॉइल है यहाँ पे, तो सॉइल इज नॉट, है ना। यहाँ पे नेचुरल गैस, यूरेनियम, फॉस्फेट जो है, ये तीनों जो है, यानी यहाँ पे आपको ग्रुप बताना, सेट बताना था, है ना। चूज द सेट, यानी ग्रुप बताना था, तो वो ये ग्रुप है, बी पार्ट। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 16 पे इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। One of the parameters used to characterize their air quality at a location is particulate matter 2.5 PM 2.5. Here the suffix 2.5 refers to suffix 2.5 जो यूज हुआ है, यानी suffix वो होता है जो बाद में यूज होता है, प्रीफिक्स में वो होता है जो पहले यूज होता है। ठीक है, अगर 2.5 पहले होता तब हम प्रीफिक्स को बोलते हैं, बट ये PM के बाद है, दैट मीन्स ये सफिक्स है। तो 2.5 जो यूज हुआ यहाँ पे सफिक्स, तो ये क्या मतलब है, ये एवरेज नंबर ऑफ सस्पेक्टेड पार्टिकल्स इन 10 cubic centimeter ऑफ एयर। बी है साइज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन सर्टन यूनिट। सी है कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। डी है कंसेंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन 2.5 cubic meter ऑफ एयर। ओके, सो सब आंसर कर लो। बहुत अच्छा, सब आंसर कर लो, सबों का आंसर आना चाहिए। देखो कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, 2019 2021 के क्वेश्चंस है, तो देखो डिफरेंट शिफ्ट्स में आए हैं ये क्वेश्चंस, तो अब देख लो खुद ही कितने डिफिकल्ट है। सो इसलिए आपको हार्डवर्क करनी पड़ेगी। ठीक है,
सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। साइज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन सर्टेन यूनिट्स, यानी जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है उनका साइज बोला गया यहाँ पे है ना। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, तो ये साइज बोला गया एक सस्पेंडेड पार्टिकल का, ठीक है, सर्टेन यूनिट्स में बोला गया है, सो दैट इज 2.5। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच द फॉलोइंग इज नॉन व्हीक्यूलर पोल्यूटेंट। यहाँ पे नॉन व्हीक्यूलर पोल्यूटेंट आपको बताना है कौन सा है। विच द फॉलोइंग इज है ना, ये बताना है। देखो व्हीकुलर होता है जो मोटर व्हीकल से आता है, नॉन व्हीकुलर होता है जो अब मतलब व्हीकल से नहीं आता है ना, मोटर व्हीकल से नहीं आता है जो पोल्यूटेंट। ओके, सो थोड़े से ये टिटबिट्स याद होने चाहिए। व्हीकुलर क्या होता है, नॉन व्हीकुलर क्या होता है ना। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये भी कहां से आता है, मोटर व्हीकल से, यानी ये वो पोल्यूटेंट है जो मोटर व्हीकल से आता है। हाइड्रोकार्बन जो है ये भी आता है ना। ये भी एक इनकम्प्लीट कंबशन प्रोसेस में होता है, ठीक है। सो ये भी एक मतलब मोटर व्हीकल से आता है। डी पार्टिकुलेट मैटर ये भी आता है, ठीक है। सो इसी तरह बहुत सारे, सल्फर डाइऑक्साइड है ना। हाँ, सो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये वाला जो ये नॉन टॉक्सिक है, नॉन फ्लेमेबल है ना। सो इसमें डिफरेंट मतलब ये हम बोलेंगे कि ये वेहिकुलर या मोटर व्हीकल से नहीं आता है। ओके, नॉन व्हीकुलर पोल्यूटेंट है। ओके, तो ये कब बनता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कब बनता है, ये बनता है जब एरोसॉल स्प्रे होते हैं ना, या एरोसॉल जब बनते हैं तब क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बनता है, ठीक है। यस, सो जैसे ब्लोइंग एजेंट्स होते हैं या फोम्स होते हैं ना, तो उस वक्त या पैकिंग मटेरियल्स होते हैं वहां से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। ओके, या रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उनसे भी आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच आर द फॉलोइंग द लार्जेस्ट सिंक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहां से ज्यादा आ जाता है, फॉरेस्ट से, बी ओशन, सी आइस शीट, डी ग्रासलैंड्स। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। आपको बताना है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ ज्यादा पाया जाता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, ओशंस, ठीक है। सो ओशंस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कि लार्जेस्ट बताना था कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो है ओशंस। ओके, सो कार्बन 6 जो है ये नेचुरल सिस्टम से बनते हैं, जैसे स्टोर होता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। सो इसके मेन नेचुरल सिंक्स जो है वो है ओशंस है, प्लांट्स है ना, सॉइल है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है ना जो फोटोसिंथेसिस यूज करते हैं टू रिमूव द कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, है ना। तो और ऐसे मतलब ओशंस जो है ये मेन माना जाता है लार्जेस्ट सिंक किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। Which of the following is an indicator of behavior in effective teaching as evident from researches? आपको बताना यहाँ पे
कि एक इंडिकेटर बताना है इन इफेक्टिव टीचिंग एज एविडेंट फ्रॉम रिसर्च, यानी जो देखा गया है रिसर्च के द्वारा, ठीक है, एक अच्छा सा बिहेवियर इफेक्टिव टीचिंग का वो बताना है आपको. सो ए टीचिंग इफेक्ट इन द डेवलपिंग टीचर लर्नर रिलेशनशिप, बी एंगेजमेंट इन लर्निंग बाय स्टूडेंट, सी यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशंस, डी यूज ऑफ प्रोसेस एंड कंटेंट क्वेश्चन ड्यूरिंग टीचिंग. सब आंसर कर लो. वेरी गुड. तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया. देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट, एंगेजमेंट इन लर्निंग बाय स्टूडेंट, यानी जब स्टूडेंट्स एंगेज होंगे लर्निंग के साथ, ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है. सो दैट इज इफेक्टिव टीचिंग, दैट इज द बिहेवियर ऑफ वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, ठीक है. सो ये जो मतलब ये मेन होता है कि यानी जब स्टूडेंट्स एंगेज होंगे ज्यादा से ज्यादा लर्निंग के साथ, चाहे प्रोजेक्ट के साथ, चाहे असाइनमेंट के साथ, है ना. So that is one of the indicator of behavior in effective teaching. Okay, so I hope you got it. चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे. So इसको आप आंसर कर लो अच्छे से. The tsunami that occurred in Southeast Asia in December 2004 was caused due to, यानी जो सुनामी आया था साउथ ईस्ट एशिया में दिसंबर 2004 में, ये किसकी कारण आया था. वोल्केनिक एरप्शन, बी है हरिकेन, सी है ट्रॉपिकल साइक्लोन, डी है एन अर्थक्वेक. सब आंसर कर लो. तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया. देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो क्या है सी पार्ट, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है. सो साउथ ईस्ट एशिया में जो सुनामी आया था दिसंबर 2004 में, वो किसके कारण आया था. वो आया था ट्रॉपिकल साइक्लोन के कारण. ओके, सो उस वक्त ये जो सुनामी आया था 26 दिसंबर 2004 में आया था. इंडियन कोस्टल लाइन में आया था ज्यादा, ठीक है. सो उसके साथ क्या हुआ कि यानी एक अर्थक्वेक हुआ था, है ना. उसका मैग्नीट्यूड था 9.0 रिक्टर स्केल, ठीक है. सो ये ध्यान में रखना आप. सो यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन के कारण, एक मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन, है ना, ये इसके कारण आया था ये सुनामी. ओके, ये ध्यान में रखना. सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस. तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना. सो आप इसलिए अच्छे से पढ़ लो, ठीक है. तो जितना हो सके कि आप पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर लो, ठीक है, अपने मतलब एमसीक्यू से और पीवाईक्यू से. सो जब आपको पता चलेगा कि देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, हमें कितनी मेहनत करनी है और, ठीक है. सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस. सो ये थे आज के टॉप 20 पीवाईक्यूज, ठीक है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे 2019 2021 में जो पूछे गए हैं, ठीक है. सो इसीलिए आप इन क्वेश्चंस को अटेंड करिए, ठीक है. सो आप इनका नोट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप इस वेबसाइट पे जाइए और यहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है. सो ये है कुछ यूजीसी नेट क्लासेस, तो इनको भी आप अटेंड करिए, ठीक है. सो आप अपना फीडबैक दे दीजिए कमेंट सेक्शन में. तो आपका फीडबैक जरूरी है, ठीक है. सो ये 2 PM का जो क्लास एमसीक्यू क्लास रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, पूरे कंसेप्ट आपके क्लियर होते हैं. सो इसको आप मिस मत करिए. अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया. ओके, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा, कोई प्रश्न होगा, उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसको हम एड्रेस कर लेंगे, अटेंड कर लेंगे. उसके बाद हम उसको आप बोलेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.